ग्रांट की योजना की विफलता के बावजूद प्रचारकों को भारत भेजने के प्रयास अप्रत्यक्ष रूप से जारी रहे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अध्यक्ष के रूप में ग्रांट ने अपने पद का उपयोग सी बुकानन और हेनरी मार्टिन जैसे पादरी का चयन करने के लिए किया, जो उत्साही प्रचारक थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ सेवानिवृत्त अधिकारियों ने ग्रांट के विचार को साझा किया कि पश्चिमी शिक्षा शुरू करना धर्मांतरण की दिशा में एक कदम हो सकता है, जो राजनीतिक लाभ में योगदान दे सकता है। सर जॉन शोर ने बंगाल के गवर्नर जनरल पद से सेवानिवृत्त होने के बाद प्रभुत्व की सुरक्षा के लिए भारत में शासकों और विषयों के बीच साझा धार्मिक विश्वास के महत्व पर जोर दिया। 1793 के चार्टर अधिनियम के बाद इंग्लैंड में इंजीलवादियों ने अधिनियम द्वारा भारत में मिशनरियों के प्रवेश पर लगाए गए प्रतिबंधों को दूर करने के तरीकों की तलाश की। विलियम कैरी, एक बैप्टिस्ट मिशनरी, को 1793 में भारत भेजा गया था और 1799 में दो अन्य मिशनरी कलकत्ता के पास एक डेनिश कॉलोनी सेरामपुर में आकर बस गए। कैरी ने दिनाजपुर में एक निःशुल्क बोर्डिंग स्कूल की स्थापना की, जिसमें संस्कृत, फारसी, बंगाली और ईसाई धर्म की शिक्षा दी जाती थी। 1800 में कैरी सेरामपुर में मार्शमैन और वार्ड में शामिल हो गए, जहां उन्होंने एक पेपर कारखाना और एक प्रिंटिंग प्रेस का उपयोग किया और बंगाल में कंपनी के प्रतिष्ठानों से कमीशन प्राप्त किया। लॉर्ड नॉर्थ के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हर 20 साल में ईस्ट इंडिया कंपनी चार्टर का नवीनीकरण करना अनिवार्य था। 1813 में जैसे ही चार्टर की समाप्ति नजदीक आई, मिशनरियों ने संसद के फैसले को प्रभावित करने की कोशिश की। फरवरी 1812 में ब्रिटेन की ओर से धार्मिक संगठनों के साथ एक साक्षात्कार की व्यवस्था करने के लिए विल्बरफोर्स, ग्रांट, थॉर्नटन, स्टीफन और बबिंगटन सहित एक समिति का गठन किया गया था। विल्बरफोर्स और ग्रांट ने मौजूदा व्यवस्था में बदलाव लाने की उम्मीद में प्रधानमंत्री लिवरपूल का साक्षात्कार लिया। अस्पष्ट वादे किए गए और बकिंघमशायर और कैसलरेग जैसे प्रमुख अधिकारियों ने अनिच्छा और शत्रुता दिखाई। ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों ने भारत में मिशनरियों को भेजने का विरोध किया। उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स कमेटी को सबूत पेश किए, जिसमें भारत में ईसाई धर्म शुरू करने के प्रतिकूल राजनीतिक परिणामों पर जोर दिया गया। विल्बरफोर्स द्वारा प्रोत्साहित ज़ाचरी मैकाले ने मिशनरी निकायों से भारत में मिशनरियों को अनियंत्रित रूप से भेजने के लिए संसद में याचिकाएं भेजने का आग्रह करते हुए एक अभियान चलाया। फरवरी और जून 1813 के बीच 837 याचिकाएं प्रस्तुत की गईं, जिन्होंने सरकार के रुख को प्रभावित किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि लिवरपूल और बकिंघमशायर ने स्थापित करने की इच्छा व्यक्त की भारत में बिशपाचार्य और मिशनरियों को भारत में आगे बढ़ने के लिए लाइसेंस देने के लिए नियंत्रण बोर्ड को अधिकृत कर दिया गया। अतिरिक्त 20 वर्षों के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के विशेषाधिकारों को नवीनीकृत करने वाला अधिनियम 21 जुलाई 1813 को पारित किया गया था। नियंत्रण बोर्ड को भारत में मिशनरियों को उनके काम के लिए लाइसेंस देने के लिए अधिकृत किया गया था। भारतीयों के बीच शिक्षा के प्रसार के मुद्दे पर विचार किया गया। शिक्षा के लिए संसदीय खंड 43वां भारत में शिक्षा को संबोधित करते संसद में पेश किया गया था। यह खंड गवर्नर जनरल को सरप्लस टेरिटोरियल रेवेन्यूज से प्रत्येक वर्ष कम से कम 1 लाख रुपए की राशि आवंटित करने का अधिकार देता है। यह धनराशि लिटरेचर के पुनरुद्धार और सुधार, भारत के विद्वान मूल निवासियों के प्रोत्साहन और भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों के निवासियों के बीच साइंस की नॉलेज को बढ़ावा देने के लिए नामित की गई थी। खंड 43 हालांकि थोड़ा अस्पष्ट है, लिटरेचर के पुनरुद्धार और विद्वान भारतीयों के समर्थन पर जोर देता है। हालांकि इसमें शिक्षा पर अधिकतम खर्च या टेरिटोरियल रेवेन्यू में सरप्लस का निर्धारण कैसे किया जाए, यह बताया नहीं गया। यह ऐसा ही है जैसे आप कुछ महत्वपूर्ण कहना चाहते हैं, लेकिन उसके बारे में कुछ बताना नहीं ठीक से चाहते हैं।
गवर्नर जनरल फोर्ट विलियम मुख्य रूप से बंगाल प्रेसिडेंसी के प्रभारी थे। इसका मतलब क्या यह है कि खंड 43 से अनुदान का उपयोग संभवतः बंगाल के लिए किया जाएगा? अपनी अस्पष्टता के बावजूद खंड 43 ने पहली बार चिह्नित किया कि लोगों के बीच शिक्षा का प्रसार भारत में ब्रिटिश राज के कार्य के रूप में स्वीकार किया गया था। यह एक बड़ी बात थी, खासकर यह देखते हुए कि उस समय इंग्लैंड में भी शिक्षा राज्य की जिम्मेदारी नहीं थी। शिक्षा के लिए जनता का धन कम ही इस्तेमाल किया जाता था और पैसे को चैरिटी स्कूलों, स्थानीय शिक्षकों और निजी पहलों द्वारा इकट्ठा किया जाता था। हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बहस के दौरान यह स्पष्ट किया गया कि जब वे विज्ञान का उल्लेख करते थे तो उनका मतलब पश्चिमी विज्ञान था। इसका मतलब भौतिकी, रसायन विज्ञान और पश्चिमी ज्ञान से जुड़े अन्य विषयों जैसे विषय हैं। जब शिक्षा का संचार भारत पहुंचा तो ईस्ट इंडिया कंपनी युद्धों से जूझ रही थी, पहले नेपाल के साथ और फिर शक्तिशाली मराठों के साथ। लॉर्ड मोइरा जो प्रभारी थे, इन संघर्षों में बहुत व्यस्त थे। युद्ध की समाप्ति के बाद प्रारंभ में 2 संस्कृत महाविद्यालयों की स्थापना के मिंटो के विचार पर विचार करते हुए सरकार ने विल्सन के प्रस्ताव को चुना। इस योजना में बनारस की तर्ज पर कलकत्ता में एक संस्कृत कॉलेज स्थापित करना शामिल था। कॉलेज को वार्षिक अनुदान मिलेगा 25,000 का और इसका दोहरा उद्देश्य है हिंदू साहित्य की खेती करना और पवित्र भाषा के माध्यम से धीरे धीरे यूरोपीय ज्ञान का प्रसार करना। 17 जुलाई 1823 को लिखे एक नोट में प्रादेशिक विभाग में सरकार के सचिव होल्ट मैकेंजी ने लोगों के नैतिक और बौद्धिक सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया। मैकेंजी ने इस बात पर जोर देते हुए सामान्य शैक्षिक योजना में यूरोपीय विज्ञान को शीघ्र शामिल करने का प्रस्ताव रखा। सरकार को आधिकारिक तौर पर इसका समर्थन करना चाहिए। प्राथमिक ध्यान उन व्यक्तियों को निर्देश देने पर होना चाहिए जो शिक्षक बन सकते हैं। इसमें उपयोगी कार्यों का अनुवाद, संकलन और पब्लिकेशन शामिल है। मैकेंजी ने प्राथमिक विद्यालयों को प्राथमिकता देने के बजाय प्रभावशाली अमीर वर्गों के लिए कॉलेजों को समर्थन देने और स्थापित करने का सुझाव दिया। उनका मानना था कि मौजूदा परिस्थितियों में पूरी आबादी को शिक्षित करना मुमकिन नहीं है। यूरोपीय विज्ञान के साथ ओरिएंटल शिक्षा को जोड़ने की वकालत करते हुए मैकेंजी ने पूर्वी और पश्चिमी दोनों ज्ञान सिखाने वाले नए संस्थानों को प्रोत्साहित करते हुए मौजूदा संस्थानों का समर्थन करने का प्रस्ताव रखा। मैकेंजी के अनुसार शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए। उनका मानना था कि अंग्रेजी की खेती करने से लोगों के बीच एक साझा भाषा को बढ़ावा मिलेगा और इसे शुरू करने की कठिनाइयों को बहुत बढ़ा-चढ़ाकर बताया जाता है। इन प्रस्तावों को लागू करने के लिए मैकेंजी ने जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन की स्थापना की सिफारिश की। यह समिति मदरसा समिति और कलकत्ता संस्कृत कॉलेज की प्रबंधन समिति के सुझावों पर भी विचार करेगी। सार्वजनिक निर्देश की एक सामान्य समिति स्थापित करने के होल्ट मैकेंजी के विचार को काउंसिल में गवर्नर जनरल द्वारा अनुमोदित किया गया था। समिति का नेतृत्व W.H. हैरिंगटन और सचिव के रूप में H.H. विल्सन के साथ 10 सदस्य शामिल थे। होल्ट मैकेंजी अंग्रेजी शिक्षा के मुख्य समर्थक थे। H.T. प्रिंसेप के नेतृत्व में ओरिएंटलिस्ट समूह था। प्रिंसेप ने प्राच्य, देशी साहित्य और भाषाओं के प्रचार और प्रोत्साहन की वकालत की। समिति के ओरिएंटलिस्ट्स और एंग्लिसिस्ट्स के बीच कोई एक राय न बनने के कारण इसकी बैठकों में बार बार गतिरोध पैदा होता था, जिससे प्रभावी निर्णय लेना चुनौतीपूर्ण हो जाता था। इस दुविधा को देखते हुए दोनों ही पार्टियों ने आखिरी फैसला गवर्नर जनरल की काउंसिल पे डाल दिया। समिति को शैक्षिक उद्देश्यों के लिए 1 लाख रुपए का वार्षिक अनुदान वितरित करने का काम सौंपा गया था, जैसा कि 1813 के चार्टर अधिनियम के खंड 43 में निर्धारित किया गया था।
जब तक गवर्नर जनरल की काउंसिल इसका फैसला नहीं कर लेती कि ओरिएंटलिस्ट या एंग्लिसिस्ट में से किसकी बात मानी जाए। आइए देखते हैं 1813 के बाद मिशनरीज ने पाबंदियों के हटने के बाद भारत में क्या किया। ईस्ट इंडिया कंपनी 1709 में गठित के शुरुआती दिनों से ही मिशनरी भारत की ओर आकर्षित हो गए थे। दक्षिण भारत में रॉयल डेनिश मिशन और बाद में मिशनरी संगठनों ने स्कूलों की स्थापना की और गॉस्पेल को स्थानीय भाषाओं में अनुवाद करने पर काम किया। 1813 में प्रतिबंध हटने के बाद यूरोपीय और अमेरिकी मिशनरी संगठन अधिक सक्रिय हो गए। बैप्टिस्ट मिशनरी सोसाइटी ने 1818 में भारतीयों को पश्चिमी कला और विज्ञान में प्रशिक्षण देने के लिए सेरामपुर कॉलेज की स्थापना की। चर्च मिशनरी सोसाइटी और लंदन मिशनरी सोसाइटी जैसे अन्य समाजों ने स्कूल खोले और बंगाल और उससे बाहर स्थानीय शिक्षा में अपनी गतिविधियों का विस्तार किया। बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लंदन मिशनरी सोसाइटी और चर्च मिशनरी सोसाइटी गुजरात के कस्बों और पूना जैसे जिलों में सक्रिय थीं। ठाणे, बेसिन और सिंध। अमेरिकी मराठी मिशन ने 1813 में अपना काम शुरू किया। मद्रास प्रेसिडेंसी में विभिन्न मिशनरी संगठनों ने विभिन्न स्थानों पर स्कूल स्थापित किए और 1829 में अलेक्जेंडर डफ के आगमन ने एक नए चरण को चिह्नित किया। डफ, एक स्कॉटिश मिशनरी, का मानना था कि भारत का उद्धार उच्च वर्गों में पश्चिमी शिक्षा शुरू करने पर निर्भर था। 1830 में उन्होंने कलकत्ता में जनरल असेंबली इंस्टीट्यूशन की स्थापना की, जो बाद में स्कॉटिश चर्च कॉलेज बना। इस संस्था ने अंग्रेजी के माध्यम से पश्चिमी शिक्षा प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया और बाइबिल का अध्ययन अनिवार्य कर दिया।